जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Today we will start the chapter analysis of variance। और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है आपके पास शेयर नंबर 34 आपके बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में। और ये सेम वही चैप्टर है जो आपने बायोस्टैटिस्टिकल एनालिसिस में किया। अच्छा, अब एक इसका छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये सेम वही चीजें हैं, बस इसमें से इस वजह से करवाना चाह रही थी क्योंकि इसमें एक्सरसाइज ज्यादा है। अच्छा, अभी जब हम लोगों ने एनोवा स्टार्ट किया था तो उसमें हमने बात की थी कि अगर हम कोई सी चार पॉपुलेशंस ले लें, जैसे हमारे पास ए बी सी और डी पॉपुलेशन है, तो हम इसको ए को बी के साथ कंपेयर करेंगे, फिर बी को सी के साथ, ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, ए को डी के साथ, बी सी बी टी और सी टी। ये हमारे पास 6 आउटकम्स बन जाएंगे। अगर हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम बारी बारी अगर दो दो को कंपेयर करें, तो इस तरीके से हमारे पास 6 हाइपोथेसिस बन जाएंगे, 6 H0 बनेंगे और 6 H1 बनेंगे। तो दैट वुड बी क्वाइट हार्ड। तो इस तरीके से अगर हमारे पास 10 पॉपुलेशन हो जाती हैं, ए से लेके एच तक या आई तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जे तक अगर हमारे पास पॉपुलेशन हो जाती है और हमने पॉपुलेशंस को कंपेयर करना है, तो हम दो दो का सेट अगर हम कंपेयर करें तो वो हम एक कोई ओवरऑल रिजल्ट तो हम ड्रॉ कर नहीं सकते। अब चूंकि हम ओवरऑल रिजल्ट ड्रॉ कर नहीं सकते तो हमें एक ऐसा सिंपल टेस्ट चाहिए जो हमें जिसको हम एक एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एक ऐसा हो जिसको हम रन करें और वो हमें ओवरऑल एक रिजल्ट दे दे। ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन, बारी बारी कंपैरिजन का वे है, ये एक तो टीडीएस भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। सेकेंडली, ओवरऑल हम जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ते जाते हैं तो हम एक रिजल्ट ड्रॉ कर नहीं सकते। तो इसलिए बेटर ये है कि हम एक ऐसा सिंपल टेस्ट हो कि जिसको हम सेम टाइम पर रन करें और वो हमें एक ही रिजल्ट दे दे। तो जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था वो था हमारे पास वन वे अनोवा। वन वे अनोवा या वन वे क्लासिफिकेशन। वन वे क्लासिफिकेशन का मतलब है आपके पास एक ही क्राइटेरिया है, अ, यानी फर्टिलाइजर है और आपने फर्टिलाइजर को चेक करना है, फर्टिलाइजर का इफेक्ट देखना है। फर्टिलाइजर ए बी सी तीन तरह के फर्टिलाइजर्स हैं, तो आपने उसका क्रॉप पे इफेक्ट चेक करना है, तो दैट विल कॉल्ड वन वे अनोवा। टू वे क्लासिफिकेशन का मतलब है आप एक वक्त में दो वेरिएबल्स ले रहे हैं। तो जो वन वे क्लासिफिकेशन से जो हमारा एनालिसिस होगा उसको हम कहेंगे वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और जो हमारे पास दो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग होगा उसे कहेंगे हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, राइट। अब इसमें आपके पास क्या है, इसमें है आपके पास ये फर्टिलाइजर भी हो सकते हैं, ये सैंपल भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजर आप फर्स्ट सैंपल पे लगा रहे हैं, आप पॉपुलेशन के यूनिट्स पे लगा रहे हैं। सेकंड वाला आप सेकंड फर्टिलाइजर यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, थर्ड फर्टिलाइजर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना आपके पास यील्ड है, यानी फर्स्ट फर्टिलाइजर ए जो आपने अप्लाई किया है उससे जो यील्ड आपके पास आई है वो ये है। फिर सेकंड वाला यूनिट ने आपको ये यील्ड दी है और थर्ड यूनिट ने ये यील्ड दी है। इसी तरीके से आप मेडिसिन का इफेक्ट भी चेक कर सकते हैं, यानी मेडिसिन ए, मेडिसिन बी और मेडिसिन सी कि वो कोई 30 लोगों का ग्रुप है, उसको तीन तरह की मेडिसिन वेट लॉस के लिए दी गई है। तो ये फर्स्ट मेडिसिन है और फर्स्ट मेडिसिन की देने के बाद लोगों का वेट ये है, प्रेजेंट वेट। हम ये कहते हैं कि ओवरऑल जो है ये तीनों मेडिसिन जो है वो इफेक्टिव है। तो हमने 10 लोगों के ग्रुप को ये वाली सेकंड मेडिसिन दी फॉर वेट लॉस, और थर्ड ग्रुप को, जो 10 लोगों का ग्रुप था उसको थर्ड मेडिसिन दी ये वाली। और हम ये कह रहे हैं कि तीनों मेडिसिन का जो वेट लॉस का इफेक्ट है वो ऑन द एवरेज सेम है। तो ऑन द एवरेज सेम का मतलब है कि हम उसके वैल्यूज को इक्वली चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस चेक कर लेते हैं।
अब इसमें आपके पास आ जाता है जो लेआउट है ना इनोवा का, जो आप लोगों ने अभी तक किया है वो लेआउट यही है कि बिटवीन ट्रीटमेंट या बिटवीन सैंपल आप इफेक्ट चेक करते हैं और विद इन सैंपल इफेक्ट चेक करते हैं। बिटवीन का मतलब है कि फर्टिलाइजर ए, फर्टिलाइजर बी, फर्टिलाइजर सी के दरमियान में आप इफेक्ट चेक कर रहे हैं। और सेकेंडली आपके पास है हर फर्टिलाइजर का, अ, हर यूनिट का, एक फर्टिलाइजर जब आप दे रहे हैं एक 10 यूनिट्स को, तो वो यूनिट्स आपस में भी तो चेंज होंगे ना, आपस में भी उन लोगों का उन यूनिट्स का यील्ड का डिफरेंस होगा, राइट। तो ये आपके पास विद इन सैंपल या एरर सम ऑफ स्क्वायर आ जाता है। अच्छा, इसका लेआउट वही है जो एक इनोवा का लेआउट होता है जो आपने पढ़ा है। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस लिखते हैं, फिर हम अल्फा लिखते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फिर हम टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखते हैं, और फिर हम सम ऑफ स्क्वायर्स निकालते हैं, फिर हम क्रिटिकल रीजन फाइंड कर लेते हैं, और फिर हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं, राइट। अच्छा, अब आपके पास आ गया given the data below, test the hypothesis that mean of three populations are equal। अच्छा, तीन populations के मीन जो है उसकी इक्वलिटी चेक करनी है, तो ये उससे सैंपल आए हैं हमारे पास। अब ये जो सैंपल है ये फर्स्ट पॉपुलेशन से जो हमने सैंपल लिया है वो 4 यूनिट्स का है, सेकंड पॉपुलेशन से भी जो सैंपल लिया है वो 4 यूनिट्स का है, थर्ड पॉपुलेशन से भी जो सैंपल लिया है वो 4 यूनिट्स का है, राइट। आगे है आपके पास तीनों की क्वालिटी चेक करनी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अल्फा, और एफ स्टैटिस्टिक है, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड करना है विद इन सम ऑफ स्क्वायर से, और फाइनली आपके पास आ जाएगा ये कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन बिल्कुल आप अपने तरीके से कर सकते हैं, हम इसका नंबर देख लेते हैं। बिटवीन सैंपल के लिए जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम थी दैट वाज 2। विद इन सैंपल के लिए आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशंस थी 12। अपने डाटा में देखें, यहाँ पे, यहाँ देखें टोटल ऑब्जर्वेशंस आपके पास 12 थे, और टोटल ऑब्जर्वेशंस जो कि 12 थी, तो इन 12 ऑब्जर्वेशंस पे 12 में से 1 को माइनस किया तो 11 आ गया, और चूंकि आपके पास 3 सैंपल, 3 माइनस 1 2 आ गया। 11 में से 2 को माइनस किया तो आपके पास 9 आ गया, राइट। अच्छा, अब आपने टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालना है? टोटल सम ऑफ स्क्वायर आपने हर वैल्यू को स्क्वायर की और ऐड कर लिया। हर वैल्यू को बारी बारी स्क्वायर किया, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, इन सबको आपने ऐड कर लिया। जब आपने इन सबको ऐड किया तो इसका टोटल आया 36739, यानी हर वैल्यू को इंडिविजुअली आपने स्क्वायर किया और ऐड किया, तो ये आ गया आपके पास 36739। अच्छा, ये करेक्शन फैक्टर आपके पास आया कि आपने सारी वैल्यूज को बगैर स्क्वायर के ओरिजिनल वैल्यूज को आपने टोटल किया, तो आपका टोटल आया था 651। 651 का स्क्वायर आपने किया और इसको आपने 12 से डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो ये आ गया 35316.75। इसको आपने माइनस किया तो 1422.26, ये आपके पास सम स्क्वायर आ गया। सम स्क्वायर ये आ गया। आपने क्या करना था यहाँ पे, ये देखें, देखिए आपने वैल्यूज को टोटल किया, 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 65, तो इसका टोटल आ गया 215। 70 प्लस 65 प्लस 66 प्लस 50, इसका टोटल आ गया 251, और ये आ गया आपके पास 185, राइट। 215 का स्क्वायर प्लस 251 का स्क्वायर प्लस 185 का स्क्वायर, इन स्क्वायर्स को आपने ऐड करना है। चूंकि ये 4 वैल्यू से मिलके बने हैं, ये 4 वैल्यू से मिलके 215 बना था, इसलिए आपने इसको 4 से डिवाइड किया। ये ओवरऑल 4 से, इन इसमें भी 4 वैल्यूज इन्वॉल्व है, 215 में, 251 में भी 4 वैल्यूज इन्वॉल्व है, और 185 में भी 4 वैल्यूज इन्वॉल्व है। आपने इन तीनों का बारी बारी 215 का स्क्वायर करेंगे, तो वो आपके पास आएगा 46225। 251 का स्क्वायर करेंगे दैट वुड बी 63001, और 185 का स्क्वायर करेंगे दैट वुड बी 34225, राइट। आपने इन सबको टोटल किया दैट वाज 143451, और आपने चूंकि हर वैल्यू 4, ये 215 जो है ये 4 वैल्यूज को ऐड करके आया था, 251 4 वैल्यूज को ऐड करके आया था, 185 4 वैल्यूज को ऐड करके आया था, तो दैट वाज डिवाइडेड बाय 4, एंड फाइनली यू गेट हियर 546। और 546 आ गया आपके पास सम ऑफ स्क्वायर किसका, बिटवीन सैंपल का।
1422.25 में से आपने 546 को माइनस किया तो एरर सम ऑफ स्क्वायर आ गया। तो आपने इस सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड करना है 2 से, दैट वुड बी 273। इस सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड करना है 9 से, दैट वुड बी 876। को आपने 0.25 को डिवाइड करना है 9 से, दैट वुड बी 97.36। फिर ये एरर का सम स्क्वायर, इसको आपने डिनोमिनेटर में रखना है, न्यूमरेटर में रखना है आपने बिटवीन सम स्क्वायर। तो आपके पास जो एफ कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी दैट इज 2.85। एफ टेबुलेटेड की वैल्यू आपने न्यू 1 न्यू 2 की देखी थी या V1 V2 की वैल्यू देखी थी। 2 को 9 में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखना है तो वो वैल्यू आपके पास आ गई 4.26। If your calculated value is greater than your tabulated value, then you will reject H naught. Otherwise, you will accept your H naught, and you will conclude here you are accepting your H naught. So you will conclude that uh, all the mean are equal. अच्छा, आगे आपके पास ये अगर वेरिएंसेस की फॉर्म में दिया हुआ हो तो वेरिएंस की फॉर्म में आप मीन निकाल सकते हैं, वेरिएंसेस की फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। वेरिएंसेस की फॉर्म में आप सबसे पहले पूल्ड मीन निकालेंगे, फिर बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। तो आई गेस इसको आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये आपके पास अगर अनइक्वल हो जाए, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज आपकी अनइक्वल हो जाए, आप क्या करेंगे? आप इसमें देखिए कितनी वैल्यूज हैं, ये 3 क्लासेस। The students in 3 classes in an elementary statistics course obtained total score in the table. Is there a significant difference in the score received by the student meeting at different times of the day? In different time of the day पे student मीटिंग हुई थी और इसमें जो स्टूडेंट के स्कोर्स थे वो दिए हुए थे। तो 8 o'clock वाले स्कोर्स ये थे, 10 o'clock वाले स्कोर्स ये थे और 2 o'clock वाले स्कोर्स ये थे, या आप ये कह लें कि वाइवा के रिजल्ट्स थे। अच्छा, अब ये हुआ, ये सारे स्टूडेंट सेम नहीं थे, ये स्टूडेंट थे आपके 3 डिफरेंट क्लासेस के। आपने इसका टाइम कंपैरिजन करना है कि तीनों रिजल्ट्स जो ऑब्टेन हुए थे डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, उनमें कोई ऑन द एवरेज कोई डिफरेंस नहीं है। आप अपनी आसानी के लिए इसको वर्टिकल अरेंज कर लें। तो वर्टिकल आप इसको अरेंज करेंगे तो आपको एग्जैक्टली ये देखिए वर्टिकल अरेंज हुआ है। तो अब पहले वाले डाटा में आपके पास वैल्यूज हैं 11, दूसरे वाले डाटा में आपके पास वैल्यूज हैं अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ना इन्होंने 100 को माइनस किया हुआ है। आप 100 को माइनस नहीं कर रहे, इन्होंने उसकी ना वैल्यू बड़ी आ रही थी इसलिए उसको 100 को माइनस किया हुआ है। आपने 100 को माइनस नहीं करना, आप इसको सिंपली कैलकुलेटर में फीड करके इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। आप इसको एज एन ओरिजिनल डाटा आप ट्रीट करें, राइट। अच्छा, अब ये आपके पास आ गई, ये आपके पास 11 वैल्यूज थी, ये आपके पास 12 वैल्यूज थी और ये आपके पास 9 वैल्यूज थी। अच्छा, फिर आपने जब सम ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालना है तो आपने इन्होंने 100 को माइनस चूंकि किया हुआ है इसलिए आप 100 को माइनस ना करें। आप ले लें 121 का स्क्वायर, 117 का स्क्वायर, 145 का स्क्वायर, कहाँ तक 162 के स्क्वायर तक। ठीक है। आप जब इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे टोटल निकालेंगे तो आपके पास ये सेम वही चीज़ है। सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा कि जब हम जब सारी वैल्यूज 4 से मिलके बनी थी, यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड किया था ना, यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू भी 4622.5, ये 215 से आई थी, 215 का स्क्वायर किया था, 4622.5 आई थी, तो ये जो 215 थी 4 वैल्यू से मिलके बनी थी इसलिए ये 4 से डिवाइड हुआ 4622.5। ठीक है। प्लस 63001 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3422.5 डिवाइडेड बाय 4। तो इस वजह से ओवरऑल 4 आ गया, क्योंकि एलसीएम ले लिया था तो 4 सेम था। इसमें क्योंकि वैल्यूज हमारी डिफरेंट है, यहाँ पे देखें वैल्यूज हमारी डिफरेंट है। पहली वैल्यू पहले कॉलम में हमारी 11 वैल्यूज हैं, दूसरे में 9 है, तीसरे में 12 है, इसलिए तीनों को ऐड किया तो बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर निकाल लिया। सेम वही है, एक आपने इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज का किया और दूसरा आपने अनइक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज का किया। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास assumption क्या है? द के सैंपल्स आर सिलेक्टेड
randomly and independently from respective population। ये जो हर सैंपल आपने सिलेक्ट किया है, ये इसका दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स से इंडिपेंडेंट हैं। और साथ में अगर हम इस प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो 8 o'clock वाले मार्क्स जो है वो 10 o'clock वाले, और 10 o'clock वाले जो है वो 2 o'clock वाले पे कोई असर नहीं डाल रहे, इसलिए ये सारे डिपेंडेंट है। तो ये आपके पास आ गई पहली assumption। और दूसरी assumption है ऑल की पॉपुलेशन फ्रॉम विच के सैंपल्स आर ड्रॉन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर आप डाटा को प्लॉट करें तो इसका हिस्टोग्राम बनेगा या बेल शेप बनेगी। थर्ड है कि सारे पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी जो है वो सेम है, और सारे जो इफेक्ट्स हैं वो एडिटिव हैं। एडिटिव का मतलब है कि ये जो आपके पास स्टूडेंट के जो मार्क्स है ना, देखें ये वाले, ये जो 121 मार्क्स हैं स्टूडेंट के, इसमें उसकी प्रेपरेशन, नंबर ऑफ आवर्स है कि उसने कितने घंटे तैयारी की थी अपने वाइवा की, प्लस उसका एग्जिस्टिंग नॉलेज, प्लस उसका इन्वायरमेंट, प्लस उसका उसकी हेल्थ, ये सारे के सारे फैक्टर मिल के जो है ना, ये इन्वॉल्व हुए तो उसके 121 मार्क्स आए। ठीक है, तो ये 121 मार्क्स जो आए हैं ये मुख्तलिफ फैक्टर्स के एड अप होने से आए हैं, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इफेक्ट यहाँ पे। ठीक है, ये इसके चार assumptions हैं। द इफेक्ट्स आर एडिटिव, यानी जो आपके पास ऑब्जर्वेशन आई हैं ये मुख्तलिफ वेरिएबल से मिलके बनी है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जब आपके पास कोई से दो वेरिएबल हो तो अ, वो वेरिएबल आपके यहाँ पे देखें कॉलम वाइज भी होंगे और रो वाइज भी होंगे। यानी जैसे आप वर्टिकल सम स्क्वायर निकालते हैं और इस्तेमाल करते हैं, अब आपने हॉरिजॉन्टल सम स्क्वायर्स भी निकालने हैं। इसके दो हाइपोथेसिस बनेंगे टू वे एनालिसिस में। जब आपके दो वेरिएबल होते हैं तो आपके पास दो हाइपोथेसिस बनते हैं। अब जब आपके पास दो हाइपोथेसिस बनेंगे तो दोनों एज नोट होंगे। ये आपका कॉलम के लिए है और ये वाला हाइपोथेसिस आपका रो के लिए है। ऑल कॉलम मीन्स आर इक्वल और ऑल रो मीन्स आर इक्वल। ठीक है, कॉलम को सी से डिनोट करेंगे और रो को हम आर से डिनोट करेंगे। हो गया। और उसके ऑल्टरनेटिव आपके पास आ जाएगा H1 प्राइम और H1 डबल प्राइम। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इसका लेआउट मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके एनोवा का लेआउट है बिटवीन रोज। इसका मतलब है कि आपने उसको हॉरिजॉन्टल भी लेके चलना है बिटवीन कॉलम्स। फिर आप टोटल में से रोज और कॉलम को माइनस करेंगे तो आपके पास एरर सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एरर सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे देख लें। ये है आपके पास फोर एक्सपेरिमेंटर्स डिटरमिन द मॉइस्चर कंटेंट of samples of a powder, each man taking a sample of 6 consignment। यानी हर ऑब्जर्वर ने 6 कंसाइनमेंट्स ली है और पाउडर का सैंपल चेक किया है। राइट, ईच मैन टेकिंग अ सैंपल ऑफ 6 consignment, their assessments are perform a two-way analysis of variance on these data and discuss whether there is any significant difference between consignment और between observer। अब ये देखिए, आपने अब वो ये कह रहे हैं कि आपने कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट अच्छा, अगर आपके पास ये ना होता, ऑब्जर्वर ना होता, आप इसको इग्नोर करते, अगर सिर्फ कंसाइनमेंट होता तो आपके पास चूंकि एक ही वेरिएबल होता तो इसका हाइपोथेसिस बनता एच नॉट म्यू 1 इक्वल्स म्यू 2 इक्वल्स म्यू 3 इक्वल्स म्यू 4 इक्वल्स म्यू 5 इक्वल्स म्यू 6। राइट, ये आपके पास अ, ये बन जाता, कॉलम का बन जाता। अब चूंकि आपने ऑब्जर्वर्स का भी डिफरेंस चेक करना है कि चार ऑब्जर्वर्स ने 6 कंसाइनमेंट चेक किए हैं, तो क्या कंसाइनमेंट ऑन द एवरेज सेम है, या ऑब्जर्वर्स का व्यू जो है पॉइंट ऑफ व्यू वो ऑन द एवरेज सेम है। तो इसमें हमने हाइपोथेसिस में चेक कर लेना है। ठीक है, तो इसका ये पहला वाला जो है ये आपके पास इन्होंने कंसाइनमेंट का लिया हुआ है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट। दूसरा इन्होंने लिया है बिटवीन ऑब्जर्वर। अच्छा, क्योंकि इसमें दो आपके पास एच नॉट है, इसी तरीके से आपके पास H1 भी दो बनेंगे। राइट, उसी के
यानी देर इज डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड देर इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वर। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका 5% है, दोनों के लिए सेम है। इसमें F1 होगा और F2 होगा। F1 का मतलब है आप कंसाइनमेंट को एरर से डिवाइड करेंगे, कंसाइनमेंट सम ऑफ स्क्वायर को, और ऑब्जर्वर सम ऑफ स्क्वायर को भी आप 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये फाइनली आपके पास F1 और F2 की वैल्यू आ जाएगी और आपने इन दोनों को चेक करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लें, ये आपने जब कंसाइनमेंट को करना है तो ये सेम आपने उसी तरीके से करना है जैसे आप वन वे नोवा में कर रहे थे। ठीक है, और जब आप ऑब्जर्वर को करेंगे, आपने रो वाइज उसको ट्रीट करना है। ठीक है, 9 + 10 + 9 + 10 + 11 + 11, ये 60 हो गया। 12 + 11 + 9 + 11 + 10 + 10 63 हो गया। इसी तरीके से आपने रो का टोटल यहाँ पे कर लिया। तो जब रो टोटल किया तो रो में आपके पास इसका स्क्वायर है 3600, 3969, 4096, 51884, और ये आपके पास ये भी टोटल हो गया, राइट। तो जब ये आपके पास टोटल हो गया तो आप आपका जो हमेशा टोटल सम ऑफ स्क्वायर होता है वो एक ही तरीके से निकलता है, और वो निकलता है आपकी हर इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर आपने ऐड करना है, और उसमें आपने टोटल के स्क्वायर में से आपने ये जो टोटल है ना कि ऑब्जर्वेशन आएंगी 259, 259, आप चाहे उसको कॉलम वाइज टोटल कर लें चाहे आप रो वाइज टोटल करें, ये आपके 259 आएंगे। 259 का आपने स्क्वायर लिया, और आपने आर यानी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 6, 4 6 are 24, या वैसे आप इसको 24 इधर कर लें, या आप नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट कर लें, तो दैट वुड बी 24। तो आपके पास टोटल सम स्क्वायर आ गया 35.96। बिटवीन कंसाइनमेंट का मतलब है कि आपने कंसाइनमेंट ये जो है 44 का स्क्वायर, दैट वाज आई गेस 1936, अगेन 1936, इन सबको टोटल किया 11219 आपके पास आ गया। उसको आपने 4 से डिवाइड किया तो ये आपके पास जो बिटवीन कंसाइनमेंट है दैट इज 9.71। और बिटवीन ऑब्जर्वर में आपने क्या किया, 3600 प्लस 3969 प्लस 4096 प्लस 5184, सबको टोटल किया, उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस किया तो दैट वाज 13.13। और एरर आपने कैसे निकाला, टोटल में से आपने कंसाइनमेंट और ऑब्जर्वर को माइनस किया तो आपके पास एरर आ गया, दैट वाज 13.12। और आपने 9.71 को डिवाइड किया, सॉरी 9.71 को डिवाइड किया 5 से तो 1.94 आ गया मीन स्क्वायर। और आपने 4.38 को डिवाइड किया 3 से, दैट वाज 13.13 को डिवाइड किया 3 से तो दैट वाज 4.38। 13.12 को डिवाइड किया 15 से तो दैट वाज 0.87। फिर आपने कंसाइनमेंट को के मीन स्क्वायर को डिवाइड किया एरर के मीन स्क्वायर से, तो आपके पास F1 आ गया, दैट वाज 2.22। और आपने इसके मीन स्क्वायर को डिवाइड किया 4.38 से तो दैट वाज 5.05। तो ये आपके पास दो F1 आ गए। अब आपने जब कंपेयर करना है तो आपने जो कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है, एक दफा 5 को 15 में देखना है, तो आपके पास कंसाइनमेंट का क्रिटिकल रीजन आ जाएगा, दैट वाज 2.9। और एक दफा आपने 3 को कंपेयर करना है, 3 को देखना है 15 पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो दैट वुड बी 3.29। तो ये आपके पास आ जाएगा 3.29। तो आप इसके अकॉर्डिंग 2.23 इज लेस देन 2.9, तो ये आपके पास आपका कंसाइनमेंट का हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, तो हम कह रहे हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट्स। और फिर यहाँ पे सेकंड वाला क्या है आपका, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन योर टेबुलेटेड वैल्यू, तो हम ये कहते हैं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वर्स। We reject hypothesis to the fact that there is no significant difference between observers. Okay. So ये है since the computed value 2.23 doesn't fall in the critical region। अच्छा, ये वैल्यू जो है ना आपकी ऑब्जर्वर पे आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, और कंसाइनमेंट पे आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, तो फाइनली यू विल कंक्लूड योर क्वेश्चन हियर। अच्छा, इसमें तो आपने इंटरेक्शन नहीं चेक किया कंसाइनमेंट का और ऑब्जर्वर का। ठीक है, जब आप इंटरेक्शन चेक करेंगे तो इंटरेक्शन का मतलब है इन दोनों की वजह से
इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से जो इफेक्ट आएगा वो आपके पास विद इंटरेक्शन इफेक्ट होगा। तो इंटरेक्शन इफेक्ट में आप क्या लेंगे, इंटरेक्शन इफेक्ट का सम स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? आ, हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा इंटरेक्शन इफेक्ट क्या होता है? इंटरेक्शन इफेक्ट ये भी होता है कि अगर एक स्टूडेंट का किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है तो उसको वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, और अगर स्टूडेंट का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो वो इतना बेटर परफॉर्म नहीं करता। तो ये आपके पास इंटरेक्शन इफेक्ट आ जाता है यहाँ पे, राइट? इंटरेक्शन इफेक्ट। तो इसमें आपके तीन हाइपोथेसिस बन जाते हैं। इसमें विद इंटरेक्शन वाला हाइपोथेसिस आपको गिवन होगा कि आपने करना है या इंटरेक्शन इफेक्ट फाइंड नहीं करना। तो एक तो आपके पास सब्जेक्ट का आ गया, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट सम स्क्वायर आप फाइंड करेंगे। फिर आप फाइंड करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, एक तो सब्जेक्ट का हाइपोथेसिस बनेगा, दूसरा आपके पास स्टूडेंट का हाइपोथेसिस बनेगा, तीसरा आपके पास इंटरेक्शन का हाइपोथेसिस बनेगा। ठीक है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स थे इंग्लिश के, मैथ्स के और स्टैटिस्टिक्स के। यहाँ आप देख लें, इंग्लिश, इंग्लिश के मार्क्स को ऐड किया, और मैथ्स पहले स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क्स को ऐड किया, फिर स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स को ऐड किया, और मैथमेटिक्स के मार्क्स को ऐड किया। तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट की और सब्जेक्ट की, ठीक है, ये कैलकुलेशंस है। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास सम स्क्वायर आ जाएंगे बिटवीन सब्जेक्ट। यानी आपके पास सब्जेक्ट थे, तीन सब्जेक्ट्स थे, और आपके पास स्टूडेंट्स थे, तीन स्टूडेंट थे, 3 - 2 1। अच्छा, ये वाला टू, ये फोर कैसे आएगा? टू टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आ जाएगा। ठीक है? तो आपने 26 में से माइनस करना है टू को और फोर को, तो 18 आपकी एरर की सम स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है? अब इसमें हमने एरर का सम स्क्वायर तो वो माइनस करके निकाल लेंगे। टोटल का सम स्क्वायर उसी तरीके से कि आपने सारी वैल्यूज को बारी बारी स्क्वायर करना है और ऐड करना है। और बिटवीन सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपने हर सब्जेक्ट को, यहाँ पे देखें, हर सब्जेक्ट का टोटल, यहाँ पे 82077, 82077 आपके पास किसका आया? एक मिनट, यहाँ पे आया आपके पास बिटवीन सब्जेक्ट्स। अच्छा, बिटवीन सब्जेक्ट्स आप देखेंगे तो वो है 82073, यहाँ पे है। ये सब्जेक्ट का, यानी हर सब्जेक्ट का आपने टोटल किया, 46 + 61 + 45 152 आया, 152 का आपने स्क्वायर किया, ये आ गया 59 58 46। हर एक का आपने इन तीनों का आपने टोटल किया, इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया। आपने इन तीनों को टोटल किया, स्क्वायर किया तो ये आ गया। ठीक है? आपने जब इन सबका सब्जेक्ट का टोटल किया तो दैट वाज 82073। 82073 ये चूंकि कितनी वैल्यू से मिलके बना था? ये बना था 9 वैल्यू से मिलके, क्योंकि हर कॉलम में आप ये देखें, यहाँ पे वैल्यूज कितनी थी? एग्जाम्पल में देखें तो आपके पास यहाँ 9 वैल्यूज थी, यहाँ। ठीक है? ये आपके पास ये टोटल 9 वैल्यूज थी, तो आपने उसको 9 से डिवाइड किया, तो आपके पास आ गया यहाँ पे। इसको भी 9 से डिवाइड करना है तो बिटवीन सब्जेक्ट को भी आपने बिटवीन स्टूडेंट्स को, नहीं, ये एक बिटवीन सब्जेक्ट्स और एक है आपके पास बिटवीन स्टूडेंट्स है। ठीक है? यहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो इंटरेक्शन सम स्क्वायर क्या आएगा? बिटवीन सब्जेक्ट्स है आपके पास सब्जेक्ट्स, तो ये आ गया यहाँ। तो 82077 वाला जो है ना, 820, ये बिटवीन स्टूडेंट्स है। ये यहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ, बिटवीन स्टूडेंट्स है ये। ठीक है? बिटवीन स्टूडेंट आपके पास आ गया 40। ये देखें, ये कॉपी कर लें आप, ये देखें,
इन्होंने डबल किया हुआ, ये 44.67 जो है ना, यहाँ पे आना था बिटवीन स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब हमारा मेन कंसर्न ये है कि बिटवीन हमने इंटरेक्शन सम स्क्वायर कैसे निकालना है। इंटरेक्शन सम स्क्वायर आपके पास आएगा, एक तो आपके पास आ गया, आपने यहाँ पे 46 का स्क्वायर यहाँ करते हैं कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, राइट। ये है 46 का स्क्वायर प्लस 59 का, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अगर हमारे पास स्टैंडर्ड की वजह साइंटिफिक हो जाए तो ये 46 का स्क्वायर प्लस 59 का स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया 9822, दैट इज 9822। ठीक है, तो फिर इसी तरीके से 61 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10334। और इसी तरीके से तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 27681। जब ये 27681 आ गई तो इसमें से हमने माइनस किया, सॉरी, 276 27661 वैल्यू। ठीक है, जब हमने इसमें से माइनस करना है आ, ये बिटवीन सब्जेक्ट वाले को और बिटवीन स्टूडेंट्स वाले को माइनस करना है, और करेक्शन फैक्टर को हमने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, तो जब हमने करेक्शन फैक्टर को यहाँ पे ऐड किया तो हमारे पास आ, यहाँ पे इंटरेक्शन सम स्क्वायर आ गए, दैट इज 56.44। अच्छा, अगर हम आ, ये करना चाह रही थी कि इसमें से करेक्शन फैक्टर माइनस करें, इसमें से माइनस करें, इसमें से माइनस करें, तो एक कैंसिल हो जाए, और एनी हाउ, तो ये आपके पास आ गया 56.44, और 56.44 को आपको 4 से डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाएगा 14.11। अच्छा, अब आपके पास तीन एफ निकल आएंगे। तीन एफ का मतलब है अ, आपके पास फर्स्ट वन, इसको हमने मीन स्क्वायर को डिवाइड करना है 7.93 से, सेकंड मीन स्क्वायर डिवाइड करना है 7.93 से, थर्ड मीन स्क्वायर को डिवाइड करना है 14.11 से। तो ये आप तीन के तीन एफ वैल्यूज आ जाएंगी। जब ये तीन एफ वैल्यूज आ जाएंगी तो आपने क्रिटिकल रीजन निकाल लेना है। 2 को 18 में देखें तो आपके पास F1 का क्रिटिकल रीजन निकल आएगा। 2 को फिर 18 में देखें तो आपके पास F2 का क्रिटिकल रीजन निकल आएगा। 4 को 18 में देखें तो आपके पास F3 का क्रिटिकल रीजन निकल आएगा। तो उसमें आप डिसीजन ले लो, जो वैल्यू आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से बड़ी है तो उस पे आप अ, उसको आप क्रिटिकल रीजन फॉल करिए तो उसको आप रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट, यानी अगर आपके पास एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है तो एच नॉट के रिजेक्शन के केस में एच नॉट के रिजेक्शन के केस में हम उस को हाईलाइट करते हैं जो हमारे पास जिसकी वजह से चेंज आ रहा होता है, जो वैल्यू हमारे पास बड़ी होती है या बहुत छोटी होती है, जो डाटा को बिलोंग नहीं कर रही होती, जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और एलएसटी। एलएसटी इक्वल्स टी अल्फा बाई टू न्यू या वी, ये एरर के ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 2 टाइम्स एमएससी। एमएससी मीन स्क्वायर ऑफ एरर, मीन स्क्वायर ऑफ एरर कौन सा वाला, एरर, ये वाला मीन स्क्वायर ऑफ एरर, जैसे इसका 7.93 है, तो डिवाइडेड बाय आर। आर इज द साइज ऑफ इक्वल सैंपल। आर जो आपके पास सारे इक्वल सैंपल आ रहे हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में आपके पास इक्वल सैंपल्स थे,
उससे पिछले में आपके पास अनइक्वल सम होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, और इसको करने का तरीका मैं इंशाल्लाह आपको फर्दर यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, ये आपके पास है बिटवीन ट्रीटमेंट, ये इसमें इंटरेक्शन नहीं है इस एग्जांपल में। ये है बिटवीन ट्रीटमेंट, और ये है बिटवीन ब्लॉक्स, और ये है एरर सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो आपने इसमें से F1 को निकाला, चूंकि आपका ये रिजेक्ट हो गया, हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, योर कैलकुलेटेड वैल्यू वाज ग्रेटर देन योर टेबुलेटेड वैल्यू। क्योंकि ये वैल्यू आपकी रिजेक्ट हो गई, तो आप यहाँ कहते हैं we reject the null hypothesis of equal treatment means as computed 6.61 exceed the table value of 2.90, hence H naught is rejected। अब हम जो H naught रिजेक्ट हुआ है, ये किस बेस पे रिजेक्ट हुआ है, हम इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट हम इसका करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, टी अल्फा बाय टू, यानी अल्फा आपने रखा था 5%, तो अल्फा बाय टू है 0.025। 15, 15 इसकी एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। एमएससी यानी 1.2 1.57 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय आर, यानी हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यूज थी, यहाँ पे हमारे पास आर वैल्यूज थी। यानी 6 हमने नहीं लेनी, हमने इसमें जितने हमारी रेपिटेशंस थी, तो या रेपिटेशन को रेप्लिकेशन भी कहते हैं, रेपिटेशंस थी, वो हमने ले ली। तो हर एक में चार चार दफा वैल्यू रिपीट हुई है, या 4 रेप्लिकेशन है, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई 1.89। अब हमने क्या करना है, अब देखिए, हमने ना इनका इंडिविजुअल मीन लेना है, इसका मीन ले लेना है, इसका मीन ले लेना है, इसका मीन ले लेना है, इसका, इसका और इसका, और इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। यानी पहले वाले सैंपल का मीन है 1.75, दूसरे का मीन है 1.75, तीसरे का है 3.5, फोर्थ का है 4, अगेन सेकंड का है 4, थर्ड सैंपल का मीन है 4.75, और फोर्थ का मीन है 5.75, राइट। अच्छा, अब क्या है 1.89, 1.89। अब हमने इसको माइनस कर, सेकंड वाले को माइनस करना है, सॉरी फर्स्ट वाले को माइनस करना है सेकंड में से, तो इसका डिफरेंस चूंकि 0 है, तो हम ये कहते हैं ये वैल्यू जो है ये 1.89 से लेस है, यानी इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो हमने इसके नीचे डैश डाल दिया। अब 1.75 को माइनस किया 3.5 में से, तो उसका जो डिफरेंस निकलेगा यहाँ पे 3.5 माइनस 1.75, तो ये आ गया मेरे पास डिफरेंस 1.75 का। तो वो भी इससे लेस है, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये एक जैसी पॉपुलेशन से डाटा है, इन दोनों इनमें फर्क नहीं है। अब आगे देख लें, 4 में से 1.75 को माइनस करेंगे, तो ये आ गया 2.25, तो यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अब ये 1.75 का इस पॉपुलेशन का और सेकंड पॉपुलेशन का डिफरेंस है, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो 1.89 से बड़ा आ रहा है, दैट वाज 2.25, और चूंकि 2.25 का डिफरेंस बड़ा है, तो इसका मतलब है कि x1 जो है और x2 जो है वो सेम, जो इनकी डाटा का ट्रेंड है, ये सेम नहीं है, राइट। अब यहाँ पे ब्रेक आ गया। अब हम जो बिहेवियर 1.75 का होगा, फर्स्ट सैंपल का कोई बिहेवियर 1.75 सेकेंड सिक्स्थ सैंपल का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। 3.5 को माइनस करते हैं 4 में से, तो इसमें भी 0.5 का डिफरेंस है। अगेन हम देख लेते हैं कि इन दोनों में 4 का और 4.75 का डिफरेंस जो है वो 0.75 का, विच इज लेस देन 1.8। तो 4 का डिफरेंस देख लें, ये 1.75, यानी कहने का मतलब ये है कि ये डाटा एक जैसा बिहेव कर रहा है और ये डाटा एक जैसा बिहेव कर रहा है। तो अल्टीमेटली हम इसमें से फाइंड कर लेते हैं कि are immediately observed from arranging the treatment in ascending order of magnitude and drawing a line under the pair of adjacent mean that are not significantly different। हम ये कहते हैं कि ये वाले मीन जो हैं ये एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अब ये देख लें, अगर हम इसकी ग्रुपिंग करें तो x1 x6 और x5 का एक ग्रुप बनेगा, x2 x3 x4 का दूसरा ग्रुप बनेगा।
तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट। ठीक है। और इससे फर्दर आपके पास आ जाती है इसकी exercise questions, and you will do its exercise questions. You please go through from its exercise questions, and you will get a very clear knowledge of this topic. Thank you so much.